हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पॉलीग्राम पर। मैं राज भाले राव आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के भाग 5 का जो नेक्स्ट वाला एपिसोड था उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो लास्ट क्लास में जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वह था राष्ट्रपति की स्पेशल पावर्स विधेयकों के संबंध में, जिसके अंतर्गत हमने देखी थी पूर्ण वीटो, और फिर नेक्स्ट थी निलंबनकारी वीटो, और एक थर्ड थी जेबी वीटो। इन तीन वीटो पावर्स के बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। और उसके आगे का पोर्शन है सैन्य शक्तियाँ, यानी जो राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ है उसके बारे में आज की क्लास में हम इसके आगे वाला जो पोर्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ। सैन्य शक्तियों के अंतर्गत आता है कि राष्ट्रपति को युद्ध और शांति की घोषणा करने का अधिकार होता है, और राष्ट्रपति यह घोषणा संसद के अनुमोदन से ही कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति जी के पास में अगर देश में किसी भी क्षेत्र में किसी भी पर्टिकुलर सीमा पर अगर युद्ध की घोषणा करना है और कहीं पर युद्ध पहले से चल रहा है, तो उस युद्ध के क्षेत्र में शांति की घोषणा करना है, तो यह दोनों की दोनों घोषणा राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। और यह घोषणा संसद होती है, उस संसद के अनुमोदन से ही की जा सकती है। और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। इसी अधिकार से वह युद्ध की घोषणा भी करता है और शांति की घोषणा भी करता है। यह हम लाइन हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके थे। आर्टिकल 53 में का जो क्लोज नंबर 2 लिखा था कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, और साथ ही राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं के अध्यक्ष को नियुक्ति भी करता है। यानी जो तीन सेना है, जैसे जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास में होता है। ये सारी की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के अंतर्गत आती है। अब नेक्स्ट आती है कूटनीतिक या राजनयिक शक्तियाँ। कूटनीतिक मतलब देखिए कि जो भी हमारा व्यापार वाणिज्य देश के साथ साथ विदेशों में होता है, जो भी हमारी संधियाँ होती है, जो समझौते होते हैं अदर कंट्रीज के साथ में, उसके संबंध में जो पावर्स होती है, जो शक्तियाँ होती है, जो अधिकार होते हैं, उन अधिकार को, उन पावर्स को, उन शक्तियों को कूटनीतिक शक्तियाँ या राजनयिक शक्तियों के नाम से हम जानते हैं। तो क्या क्या शक्तियाँ होती है कूटनीतिक? कि देश में सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। यानी देश में जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, यानी जो समझौते होते हैं, जो संधियाँ होती हैं, वो सारे के सारे समझौते, वो सारी की सारी संधियाँ राष्ट्रपति के नाम से ही देश में की जाती है। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति विदेशों में उच्चायुक्तों व राजदूतों की नियुक्ति करता है। उच्चायुक्त और राजदूत यानी जो कमीशन होते हैं, जैसे कि जो राजदूत होते हैं, राजदूत एक्चुअली क्या करते हैं कि अदर कंट्रीज में हमारी कंट्री के कुछ लोग होते हैं, अगर उनका पासपोर्ट गुम गया या फिर किसी तरीके की समस्या होती है, तो कम्युनिकेट करने का काम करते हैं हमारी कंट्री के साथ में, उन कंट्री में रहकर, जिनको नॉर्मली IFS के नाम से इंडियन फॉरेनर सर्विसेज के नाम से जानते हैं। तो उनकी नियुक्ति करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास में होता है। कॉमनवेल्थ, देखो यहाँ पे अगर ध्यान रखना है कि जो कॉमनवेल्थ देश है, यानी जो राष्ट्रमंडलीय देश है, ऐसे देश जिनके ऊपर कभी न कभी ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, जो कभी न कभी ब्रिटिशर्स के अधीन रहे थे, उन सभी देशों को राष्ट्रमंडलीय देश कहा जाता है, उन सभी देशों को कॉमनवेल्थ देश कहा जाता है। और सभी कॉमनवेल्थ देशों में, राष्ट्रमंडलीय देशों में जिन राजदूतों की, जिन भी IFS की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, उन्हें उच्चायुक्त कहा जाता है। और जो नॉर्मल कंट्रीज होती है वहाँ पर जो IFS की नियुक्ति होती है उनको राजदूत के नाम से जाना जाता है। आई होप क्लियर। अब नेक्स्ट देखेंगे हम वित्तीय शक्तियाँ। तो वित्तीय शक्तियाँ क्या क्या होती है राष्ट्रपति के पास? कि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 112 यानी आर्टिकल 112 है, उसके तहत राष्ट्रपति को दायित्व सौंपा गया है कि वह संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत करे या बजट पेश करे। लेकिन राष्ट्रपति की ओर से, जैसे कार्यपालिक शक्तियाँ होती नहीं कि राष्ट्रपति या तो कार्यपालिका का काम स्वयं करेगा या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवाएगा, और उसके अधीनस्थ यानी जो मंत्री परिषद है, जो मंत्रिमंडल है, वही तो राष्ट्रपति के अधीनस्थ है, अधीनस्थ अधिकारी है।
तो जो राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी है यानी जो वित्त मंत्री है, तो वित्त मंत्री राष्ट्रपति की ओर से सदन में, संसद में बजट को पेश करता है। अगर कोई भी अनुदान की मांग यानी किसी भी तरीके की पैसों की मांग है, किसी भी तरीके की आय की मांग है, इनकम की मांग है, तो जो अनुदान की मांग होती है, अनुदान मतलब अनुदान कहे तो एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि राज्य सरकार है और राज्य सरकार को कोई सी योजना चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, रुपयों की जरूरत है, तो वहाँ दान के रूप में, अनुदान के रूप में राष्ट्रपति के सामने गुजारिश करता है और राष्ट्रपति के समक्ष वहाँ अनुदान की मांग रखते हैं और राष्ट्रपति की जो अनुमति होगी तभी अनुदान सदन में रखा जाएगा, संसद में रखा जाएगा और सदन में उसकी ऊपर आगे की जो भी कार्रवाई होगी वह होती है। नेक्स्ट है कि जो वित्त आयोग है और जो सीएजी है वह अपना जो प्रतिवेदन है यानी जो इनकी रिपोर्ट है वह राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करेंगे। यानी जो वित्त आयोग जो जांच करता है, जो सीएजी जांच करता है, लेखाओं की जांच करता है, विभागों के जो लेखा है उनकी जांच करता है और उनकी जांच करने के बाद जो रिपोर्ट बनाता है उस रिपोर्ट को वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और सीएजी आर्टिकल 151 यानी आर्टिकल 151 के तहत प्रस्तुत करता है और वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। और जो केंद्र की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधीन में होती है और इसका जिक्र आर्टिकल 267 में किया। अब देखिए आकस्मिक निधि क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि देश में अर्जेंट रूप से, जैसे मान लीजिए देश में या फिर सरकार को अर्जेंट में किसी काम के लिए पैसों की जरूरत है और संसद का सत्र नहीं चल रहा है। जैसे संसद का सत्र चल रहा है तो देश की संचित निधि होगी, उससे धन निकाल लिया जाएगा। लेकिन अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है लेकिन सरकार को अनिवार्य रूप से अर्जेंट में पैसों की जरूरत है, तो उस कंडीशन में संसद का सत्र तो हाथों हाथ चालू नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक आकस्मिक निधि होती है, उस आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति जी की परमिशन लेंगे और राष्ट्रपति की परमिशन से उस आकस्मिक निधि से थोड़ा सा धन, जितने भी धन की रिक्वायरमेंट होगी उतना धन निकाल लेंगे और जैसे ही संसद का सत्र स्टार्ट होगा तो संचित निधि से धन को निकाल लेंगे और जितना धन आकस्मिक टाइम में यानी जो अनिवार्य रूप से जो निकाला गया था धन, उस उतने ही धन को वापस से रिटर्न आकस्मिक निधि के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ होगी आकस्मिक निधि यानी जो अर्जेंट में, आपातकालीन टाइम में इसका यूज किया जाता है और यह राष्ट्रपति के अधीन होती है। आर्टिकल 267 के तहत केंद्र की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन आवश्यक होता है, आर्टिकल 261। लेकिन आकस्मिक निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, केवल और केवल राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही आकस्मिक निधि से धन निकाला जा सकता है। राज्य की जो आकस्मिक निधि होगी वहाँ राज्यपाल के अधीन और जो केंद्र की आकस्मिक निधि होगी वहाँ राष्ट्रपति के अधीन होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम न्यायिक शक्तियाँ। तो न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी है कि राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार होता है, जो हम अभी लास्ट में भी देख के आए हैं। फिर क्षमादान की शक्तियाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के पास में क्षमादान की शक्तियाँ जो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को सौंपी गई। इसके अंतर्गत आती है कि राष्ट्रपति केंद्रीय कानून के विरुद्ध अपराध में दिए गए दंड, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश तथा मृत्यु दंड सहित सभी प्रकार के दंडादेशों को क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम तथा प्रविलंबन करने का अधिकार रखते हैं। अब जैसे यहाँ पर ध्यान रखना कि कोई सा भी न्यायालय हो वह केंद्रीय कानून के विरुद्ध हो, फिर सैन्य न्यायालय के द्वारा दिया गया हो या फिर मृत्यु दंड दिया गया हो, इन सभी में राष्ट्रपति को यहाँ जो निम्नलिखित अधिकार होते हैं क्षमादान के, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अधिकार है क्षमा, जिसको पार्डन के नाम से जानते हैं। और क्षमा का मतलब होता है कि कोई सा भी दंड हो, कोई सा भी अपराध में दिया गया उससे दंड हो, उस दंड को पूरी तरीके से माफ कर देना, शून्य कर देना, यह अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। फिर सेकंड होता है लघुकरण। लघुकरण को इंग्लिश में कम्यूट भी कहा जाता है और लघुकरण का मतलब होता है कि जो दंड दिया गया है उस दंड की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए दंड को कम करना। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दी गई है
तो उसको मृत्यु दंड से कन्वर्ट करके आजीवन कारावास में कर दिया गया, यानी मृत्यु दंड को कन्वर्ट कर दिया, उसकी प्रकृति में चेंज कर दिया और आजीवन कारावास कर दिया। तो इस तरीके से कि जो दंड दिया गया है उसकी प्रकृति में परिवर्तन करके उस दंड को कम करना कहलाता है लघुकरण। जैसे कि एग्जाम्पल, मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलना। नेक्स्ट है परिहार। परिहार को रिमिशन भी कहते हैं, और परिहार रिमिशन मतलब दंड की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए दंड को कम करना। जैसे दंड की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए दंड को कम करना, जैसे कि यहाँ पर होगा दंड की प्रकृति में परिवर्तन ना करते हुए दंड को कम करना। यहाँ पर एक चीज ऐड कर लीजिएगा कि यहाँ पर होगा दंड की प्रकृति में परिवर्तन ना करते हुए दंड को कम करना। जैसे एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को 20 वर्ष का कारावास दिया गया है तो उस 20 वर्ष को 10 वर्ष में, देखिए प्रकृति चेंज नहीं है। जैसे वहां पर क्या हुआ था कि मृत्यु दंड से आजीवन कारावास हो गया था, मृत्यु दंड से 60 साल की सजा हो गई, सपोज कर लीजिए इस प्रकार का। लेकिन यहाँ पर 10 वर्ष 20 वर्ष की सजा है, प्रकृति वही है, तो 20 वर्ष से उसके आधे साल घटा दिए और 10 वर्ष कर दिया गया। तो बिना प्रकृति में परिवर्तन किए दंड को कम करना कहलाएगा परिहार या रेमिशन। फिर होता है विराम। विराम रेस्पेक्ट मतलब अगर किसी अपराधी को दंड दिया गया है तो उसकी परिस्थिति को देखकर, जैसे मान लीजिए उसको जिस समय पर दंड गया तो वह पागल हो गया है, या फिर वह प्रेग्नेंट है, किसी लेडी को दिया वह प्रेग्नेंट है, या फिर अपंग है, या फिर बीमार है, तो जब तक उसे ठीक नहीं कर दिया जाता तब तक के लिए उसके दंड को रोक दिया जाता है, उसके दंड को कम कर दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है विराम, यानी अपराधी की परिस्थिति को देखकर दंड को कम किया जाता है, तो वह कहलाता है विराम। जैसे मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देना, या फिर मृत्यु दंड को कुछ समय के लिए रोक देना ही विराम कहलाएगा। अब नेक्स्ट है, इन शक्तियों का प्रयोग रामास्वामी वेंकटरमन ने 21 मई 1989 को किया गया था, जब राजीव गांधी हत्याकांड की आरोपी जो थी नलिनी सिंह के गर्भवती के कारण किया गया था। कि जैसे जो राजीव गांधी थे, उनके राजीव गांधी की हत्या करने वाली जो आरोपी थी नलिनी सिंह, तो जिस समय उसने हत्या की थी और उसको कारावास हुआ था, उस समय पता चला था कि वह गर्भवती है, लेकिन उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो उसकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल करके इस विराम का प्रयोग किया गया था। फिर एक आता है प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब होता है कि किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना, यानी कोई सा दंड दिया गया है तो उसके ऊपर अस्थायी रोक लगा देना और एक निश्चित टाइम के लिए उसके ऊपर रोक लगा देना, उसके सजा की अवधि को कुछ समय के लिए आगे बढ़ा देना। विशेष रूप में इस शक्ति का प्रयोग मृत्यु दंड में किया जाता है कि किसी को फांसी होने वाली है तो फांसी की सजा सुनकर कुछ लोग क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, तो उस टाइम के लिए इसका यूज किया जाता है। अब देखिए, ये जो सारी की सारी पावर्स हैं वहाँ राष्ट्रपति स्वविवेक से प्रयोग नहीं करते हैं, यानी राष्ट्रपति को इन पावर का यूज करने के लिए मंत्रिमंडल के परामर्श की आवश्यकता होती है। बिना परामर्श के राष्ट्रपति इन पावर्स का यूज नहीं कर सकता। और ऐसा कोई मामला जिस पर इन शक्तियों का प्रयोग नहीं होना चाहिए था लेकिन फिर भी हुआ है, तो इसकी समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार, जो आर्टिकल 143 में है। परामर्श, अब जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति को किसी मामले को लेकर शंका है या फिर डाउट है, तो राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से जाएंगे और उस मामले के संबंध में राय मशवरा या परामर्श मांग सकते हैं। सिंपल सा इसका लॉजिक है, आर्टिकल 143 में दिया गया है। लेकिन अब जैसे कि अगर राष्ट्रपति को आवश्यक लग रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के पास इस मामले में दो अधिकार होते हैं कि अगर मामला, जिस मामले में परामर्श मांगा है और वह मामला 26 जनवरी 1950 से पहले का है, तब तो राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य होगा कि अनिवार्य रूप से उसको परामर्श देना ही देना है। और कब देना है? यदि मामला 26 जनवरी 1950 के पहले का हो। लेकिन अगर मामला 26 जनवरी 1950 के बाद का है और सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांगते हैं, तो
सर्वोच्च न्यायालय अगर चाहे तो परामर्श देगा और अगर चाहे तो नहीं देगा, क्योंकि वह मामला 26 जनवरी 1950 के बाद का है। तो इस कंडीशन में जो सर्वोच्च न्यायालय होगा वहाँ परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं होगा। और दोनों की दोनों कंडीशन में 26 जनवरी 1950 के पहले का मामला हो या इसके बाद का मामला हो, इनमें अगर परामर्श मांगा है तो राष्ट्रपति दोनों ही मामलों में स्वतंत्र होता है कि उस परामर्श को माने या ना माने। अगर इच्छा होगी तो मानेगा और ना होगी तो नहीं मानेगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म। नेक्स्ट वाली क्लास में हम देखेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। जो राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ थी वह हम इस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको यह क्लास समझ में आई होगी और यह लेक्चर भी आपको समझ में आ रहे होंगे। तो पूरी की पूरी सीरीज को हम पॉलिटी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और A to Z स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक प्रीलिम का पूरा कोर्स मैं आपको इस सीरीज में कंप्लीट कराऊंगा। बस शर्त ये है कि अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।